चलिए हम देखते हैं करते हैं स्मृति, जिसके लेखक है श्री राम शर्मा। लेखक ने अपने एक ना भूलने वाली घटना के बारे में बताया है इस पूरे पाठ में। उसी का चित्रण हम देखेंगे, वर्णन करेंगे। देखिए आगे। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला मतलब बहुत अधिक ठंड। सन 1908 की बात है। लेखक कहता है कि 1908 की बात है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी शुरू होने से पहले प्रारंभ की बात है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। जब बारिश होती है तो जब ठंड में तो ठंड और भी बढ़ जाती है। लेखक उसी के बारे में बात कह रहा है कि जब बूंदाबांदी हो गई थी तो जो शीतलहर, बहुत ही ठंड बढ़ गई थी, शीतलहर चल रही थी। सायकाल के 3:30-4 बजे होंगे। शाम मतलब सायकाल मतलब शाम के 3:30 या 4 बजे की बात कर रहा है। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहा था कि गांव के पास एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट आओ। मैं घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई भी था। अब किसी जब हम झरबेरी मतलब बेर तोड़कर खा रहे थे तो गांव का एक आदमी आया। उन्होंने जोर से बोलकर बुलाया हमें और कहा तुम्हारा भाई बुला रहा है, तुम घर को लौट जाओ। इसलिए सहमा हुआ चलता जा रहा था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। अब लेखक कहता है कि मैं जब घर को चला था तो मैं डरा हुआ था। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैंने क्या कर दिया है, मैंने कोई अपराध कर दिया है, क्या है। मैं डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही पेशी न हो। आशंका मतलब डर था कि कहीं जब मैं बेर खा रहा हूँ कहीं वही तो मैंने अपराध नहीं कर दिया है। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डालाओ, तेजी से जाना, और जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाएगी, ये बड़ी जरूरी है। जब हमने देखा कि भाई साहब आंगन में पत्र लिख रहे हैं तो मेरा ये जो पिटने का डर था वो दूर हो गया। और भाई साहब ने हमें कहा कि तुम मक्खनपुर डाकखाने में जाओ और ये डाक डाल के आओ, ये बहुत जरूरी है। और शाम तक ताकि ये शाम तक की डाक में चली जाए। जाड़े के दिन थे कि जिस तरह हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मंजा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। जाड़े के दिन थे, मतलब बहुत सर्दी पड़ रही थी, जिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। बहुत ठंड थी और बाहर इतनी ठंड थी कि कपकपी बंधी हुई थी। हवा मंजा, मंजा मतलब हड्डी के भीतर भरा जो मुलायम मांस जो बोलते हैं उसको बोलते हैं, वो ठिठुर रहा था, इसलिए हमने कानों पर अपनी धोती बांध ली। भुजाने मतलब भुनवाना। माँ ने चने भुनवाने के लिए हमें दे दिए, वो धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना डंडे लेकर घर से निकल दिए। उस समय जो बबूल का डंडा था वो हमें बहुत ही अच्छा लगता था। आजकल जो राइफल है वो भी नहीं लगती। और जो मेरा डंडा था वो सांप के लिए तो नारायण वाहन मतलब उसको मारने के लिए काफी था। मक्खनपुर के स्कूल में गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष आम झुरे जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष आम तोड़े जाते थे। झुरे मतलब तोड़ना। इस कारण वह मुखडंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्नवद मतलब प्रसन्न चेहरा। हम दोनों हमारा चेहरा एकदम प्रसन्न था और हम मक्खन की ओर तेजी से चलने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोकरी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब नहीं थी। हम दोनों चलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कच्चा था और 24 हाथ गहरा था, उसमें पानी न था। अब वो लेखक कहता है कि हम उछल कूद करते हुए बहुत ही जल्दी 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए थे, जिसमें एक बहुत जो काला सांप रहता था, बहुत ही भयंकर था। और वो जो कुआं था वो कच्चा था और 24 हाथ गहरा था, उसमें पानी भी नहीं था, सूखा हुआ था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया, कारण कुछ भी हो। हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। जब स्कूल में जाते थे तो उन्हें तभी देखा था, 2 महीने से ही देखा था
कि वो उस कुएं में सांप पड़ा हुआ। बच्चे तो नटखट होते ही है। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली जो हमारी पूरी टोली थी, बानर, उनको बानर टोली बोलते थे। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे। हमको कुएं में उचकने की सूझी। उचकने मतलब झाँक कर देखना। सबसे पहले उचकने वाला मैं ही था। कुएं में झाँक एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है। उससे सुनने के बाद मैंने अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा की। प्रतिध्वनि होती है किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाली, उसी से उत्पन्न जो शब्द होता है उसे प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो पहले पत्थर मारा कि शब्द की आवाज कैसी होती है। सबसे पहला पत्थर था वो मैंने ही मारा और फिर अपनी आवाज निकाली कि जो हमारी आवाज जो होती है वो कैसी होती है। कुएं कुएं में जो ही ढेला गिरा तो ही एक फुसकार की सुनाई पड़ी। फुसकार मतलब जो सांप की आवाज सुनाई पड़ी। एक कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। किलोले मतलब कीड़ा करता हुआ। जो मृग का समूह है वो जब कुत्ता भौंकता है तो वो चकित हो जाता है, उसी तरह हम चकित हो गए थे। उसके उपरांत सभी ने उछल कर एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहे लगाए। अब मेरे ढेला फेंकने के बाद सभी ने एक एक करके उसमें ढेला फेंका और जो जो क्रोध से भरा हुआ सांप था उसके फुसकार को सुनने लगे। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। जब स्कूल में जाते थे और उसे लौटते थे तभी उसमें जो मिट्टी के ढेले थे उसमें जरूर फेंकते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर निकले, कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार करने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। अब लेखक क्या कहता है, जैसे ही हम उस कुएं के पास पहुंचे तो प्रवृत्ति मतलब मन का किसी विषय की ओर झुकाव होना। तो जो पहले स्कूल में जाते वक्त फेंकते थे तो वही मन कर रहा था कि अब भी हम उसमें ढेला फेंके। मैं कुएं की ओर बढ़ा और छोटा भाई भी मेरे पीछे हो लिया। जैसे ये देखिए ये हुआ है, इसमें ये चिट्ठियां पड़ गई है, ये ढेले फेंक रहे हैं। मृग शावक के पीछे मृग शावक हो लेता है। मृग शावक हिरणों, मृग समूह क्या होता है, हिरणों का समूह। तो वैसे ही जैसे मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक होता है, मेरा छोटा भाई मेरे पीछे हो लेता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछाल कर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। लेखक कहता है जैसे ही मैंने ढेला फेंका उसी समय टोपी से जो चिट्ठियां थी वो निकलकर कुएं में गिर गई। मेरे ऊपर तो बिजली सी पड़ गई। सांप की आवाज तो दूर की बात, मुझे तो यह भी याद नहीं कि उस सांप सांप की आवाज आई या नहीं आई, या उसे वो ढेला लगा या नहीं लगा। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से होने से निकल जाती है, वह तड़पता रह जाता, उसी भांति में चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई। मेरी तो जान निकल गई। अब लेखक कहता है जैसे ही वो चिट्ठियां गिरी तो वैसे ही मैं, जिस तरह हिरण घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हाथ होकर निकल जाते हैं, उसी तरह मैं तड़पता रहा। उसी भांति चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा मारा। ठीक वैसे ही घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। लेखक कहता है मैंने पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन सारी चिट्ठियां उसमें में गिर गई थी। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई डांडे मार कर और मैं चुपचाप आंखें डबकाकर कुएं की पाट पर मतलब कुएं के साथ वहां पर बैठे हुए थे। दोनों भाई डांडे मारकर जोर जोर से रो रहा। छोटा भाई तो जोर जोर से रो रहा था और मैं चुपचाप आंखें मतलब आंसू से भरी हुई थी तो मैं रो रहा था। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। जैसे वह कह रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे पतीली में उफान आ जाता है और ढक्कन ऊपर उठ जाता है और पानी जो बाहर है वो टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। तो वह कहता है कि उद्वेग मतलब बेचैनी से, जो वो कह रहा है पिटने का जो डर था और बेचैनी थी
वह उस रोने के उफान को और भी बढ़ा देती। पलकों के ढकने भीतरी भाव को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू लुढ़क ही जाते थे। कहते कि लेखक कहता है कि पलकों के ढकने पलक से वो रोकने की कोशिश तो करता, लेकिन वे आंसू गाल पर लुढ़क ही आते थे। माँ की गोद याद आ रही थी, अब उसे माँ की याद आ रही थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले, लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिखी जाएगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर यह कह दे चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था। अब लेखक कहता है कि जब उसे माँ की याद आ रही थी कि माँ आए और उसे कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठी दोबारा लिखी जाएगी, और उसका मन ये भी कर रहा था कि उन चिट्ठियों जो कुआं है उसमें मिट्टी डाल दी जाए और कह घर जाकर बोल दी जाए चिट्ठी डाल दी, लेकिन वह कहता है कि मैं झूठ भी बोलना नहीं चाहता था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भाव यदि और झूठ बोलकर चिट्ठियों पर न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दुधारी में दोनों तरफ से धार वाली। लेखक कहता है कि उसे घर जाने से डर भी लग रहा था, लेकिन वह झूठ भी नहीं बोलना चाह रहा था उसकी, क्योंकि एक जिम्मेदारी थी कि चिट्ठियों को डाकखाने में डाल के आए। वह इस सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। 15 मिनट हो चुके थे और देर हो रही थी। उधर शाम भी होने जा रही थी। कहीं भाग जाए, तबीयत उसका मन कर रहा था कि कहीं भाग जाए, लेकिन क्योंकि उसे पिटने का डर था, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी थी। तो दोनों तरफ से वह दो धारी तलवार की तरह हो रहा था। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। तो वो कहता है कि उसने दृढ़ संकल्प किया और कहता है कि से मेरी दुविधा दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का उसने निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी भी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और यह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं बिस्तर से भिड़ने को तैयार हो गया, पासा फेंक दिया। मौत का आलिंगन हो या सांप से बचकर दूसरा जन्म हो, इसकी चिंता न थी, पर यह विश्वास था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा और फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के साथ बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। अब लेखक कहते हैं कि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह कुएं के अंदर जाएगा और चिट्ठियां निकाल के लाएगा। अब वो सांप उसे काटे ना काटे, यह उसे इतना विश्वास था कि उस सांप को वह मार देगा। वह कर्म करना चाहता, फल की चिंता नहीं करना चाहता। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मौत मुझे नीचे बुला रही है। वह कहता है कि उसका छोटा भाई रो रहा था कि लेखक कहीं, क्योंकि सांप था और वह कुएं में जा रहा था। फिर शब्दों से वह कहता था, वास्तव में मौत सजी और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चलने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियां, 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी। अब कहते छोटा भाई डर रहा था कि वह कुएं में सांप है, नीचे जाएगा तो सांप काट लेगा, लेकिन वह उससे बोल नहीं रहा था। अब वह कहता है कि वास्तव में मौत सजीव और नग्न है। मतलब उन्होंने अपनी जो धोती बांधी हुई थी वो निकाली, उसके भाई की भी, अपनी भी, और जो कान के बांधी हुई थी वो, जिसमें चने थे, वो भी सारी धोतियां बांधकर कुछ रस्सी ली और उसके सहारे वो उसमें कुएं में गया। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसने कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग में लकड़ी जिस पर चरस पुर टिकता है, चारों ओर एक चक्कर देकर एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया। तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। यह कारण था कि इससे पहले मैं अनेक सांपों को मार चुका था। अब लेखक कहता है कि उस गांठ को उसने अच्छी तरह बांध दिया धोतियों को मिलाकर, ताकि, क्योंकि भाई छोटा था
और वो उसे रस्सी को पकड़ने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने उसको एक जगह बांध दिया। बांधने के सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोण बनती हुई लटकती रही। पर इसे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, शायद एक दूसरे को पहचाना। अब लेखक कहता है कि जब सांप मेरी तरफ देख रहा था और मैं सांप की तरफ, तो दोनों की आंखें मिली। ऐसा लग रहा था जैसे सांप ने मुझको पहचान लिया हो। सांप को चक्षु सर्वा कहते हैं, मतलब आंखों से पढ़ने वाले, आंखों से देखने वाले। मैं स्वयं चक्षु सर्वा हो रहा था, आंखों से सुनने वाले। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी और सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर से आक्रमण करता। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। सांप यह सोच रहा था ये कब आक्रमण करे और कब मैं इसको डसूं। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान, भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है। मुझे सांप का साक्षात्कार होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। लेखक कहता है कि मनुष्य कितने अनुमान और भावी योजनाएं बनाता है, लेकिन वह कई बार गलत निकलती है, उल्टी निकलती है, उसके विपरीत ही होता है भविष्य में। मुझे सांप का साक्षात्कार होते ही अपनी जो योजना बनाई थी वे सारी फेल हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए। जब डंडा घुमाते हैं तो उसके लिए ज्यादा जगह चाहिए जिससे कि वे घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। लेखक कहता है कि डंडे से सांप को दबाया तो जा सकता था, लेकिन ऐसा करना खतरनाक था। यदि फन उसके समीप का भाग कुछ न दबा तो वह सीधा पलटकर मुझ पर वार करता, मुझे काटता। फन के पास दबने की कोई संभावना भी होती तो भी उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी, तो मैंने 2 चिट्ठियां लेने ही उतरना था। हम दोनों अपने पैरों पर डटे थे। उस आसन पर खड़े होकर मुझे 4-5 मिनट हो गए थे। दोनों ओर मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं, यदि बहुत करता तो उससे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर यह अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा देता और अपने साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था। अब लेखक कहता है कि जब जो चिट्ठियां थी वो सांप के, 2 चिट्ठियां सांप के पास पड़ी हुई थी और एक मेरी तरफ थी। मुझे तो वो चिट्ठियां लेने जाना ही था। दोनों ही अपनी स्थिति पर खड़े हुए थे, मतलब जो भी मुद्रा सांप ने बनाई थी, इधर अपनी मुद्रा जो ये लेखक बनाए हुए खड़ा था। दोनों ही अपने आसन पर खड़े थे और 4-5 मिनट ऐसे ही बीत गए। दोनों अपने मोर्चे पर खड़े हुए थे। मेरा, लेखक कहता है कि मैं कमजोर पड़ रहा था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो वह उसे पकड़कर कुचल मार देता। यह तो अचूक खाली न जाने वाला तरल विष जो शरीर है, जो जहर है वो मेरे शरीर में पहुंचा देता, अपने साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था, कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उस फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये 2 मार्ग थे। मारना, या तो सांप को मार दो या उसको छेड़ो ही ना, ऐसे 2 मार्ग हैं। सो पहले मेरी शक्ति के बाहर था, उसे मारना मेरे वश में नहीं था। बाध्य होकर दूसरा मार्ग का अवलंबन करना पड़ा, दूसरे मार्ग को अपनाया। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाई और पड़ी चिट्ठी की ओर बढ़ाया, सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास गया, फूंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। अब लेखक कहते जैसे ही मैंने डंडे को आगे बढ़ाया तो फूंकार मारता हुआ काली बिजली की तरह उस पर पुकार करता हुआ आग पड़ा। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी। अब लेखक कहता है कि मेरा जो हृदय था वो कांप उठा और हाथों ने भी मेरे रुक गए। डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर। लेखक कहते हैं कि मैं जानबूझकर नहीं, लेकिन जैसे ही सांप को डंडे पर आ पड़ा, मैं उछलकर ऊपर हो गया। उछला जो खड़ा तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीला सा कुछ लगा हुआ था, वह विष था।
जब डंडे को देखा तो उस पर कुछ लगा हुआ था, तो वह जहर था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो इस योग्यता को पहले से ही कायल था। उस सर्टिफिकेट की जरूरत न थी। सांप से लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ, शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। लेखक कहता है कि वह डंडा आज पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे अपमानित हुआ, क्योंकि मुझे बहुत घमंड था कि मैं डंडे से लेखक को मार दूंगा। उधर ऊपर फूफू और मेरे उछलने और वहीं फिर धमाके से खड़े होने छोटे भाई ने समझा कि मेरी कार्य समाप्त हो गया है। बंधुत्व का नाता फूफू और धमाके में टूट गया। उधर ऊपर फूफू और मेरे उछलने और वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मैं मर चुका हूँ, और जो धमाके में मतलब जो फूफू की आवाज आ रही थी उसमें मेरा भाई मर चुका है। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया, और मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसने कोमल हृदय को धक्का लगा। भाद्र स्नेह के ताने बाने की चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। अब भाई भाद्र स्नेह मतलब भाई का प्रेम जो होता है उसके बारे में कहा गया है, और उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, पर उस फू और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं। लेखक कहता है कि अब मैंने हार नहीं मानी और फिर दोबारा से उस पर वार किया, और फिर लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार नहीं किया, वह डंडे से चिपट गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर जब सहम अथवा आतंक से मेरी ओर खिंच आया गया, और गुंजलक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। गुंजलक मतलब गांठ, गांठ मारता हुआ सांप पिछले बार मेरे हाथों को छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता, लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। दैवी कृपा थी। लेखक कहता है कि सांप से बचना तो मुश्किल था, लेकिन कोई दैवी कृपा थी जो मुझे उस सांप से बचा रही थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। डंडे के मेरी ओर खींच आने से सांप की जो बैठने की जो है वो बदल गया, और मैंने तुरंत लिफाफे पोस्ट कार्ड को ले लिया। चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशाना गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप पर वार करता, इसलिए क्योंकि बगल में एक मुट्ठी लेकर मैंने उसके दाईं ओर फेंकी कि उस पर झपटा। मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया, पर बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यही यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना लगाए हुए 36 फुट पर चढ़ना मुझे अब तक नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धोखनी चल रही थी। एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल पर ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन था। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना, फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी के न कहे, हम लोग आगे बढ़े। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को टहने के नीचे छिपा लेती है। कितने अच्छे दिन थे वे। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। अब लेखक कहता है जब मैंने 1915 में 10th पास करने के बाद ही अपनी माँ को यह सारी घटना सुनाई, और माँ ने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया। ऐसे बैठाया, माँ ने ऐसे गोद में बैठाया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को बैठा लेती है, डंडे के नीचे बैठा लेती है। वे दिन भी कितने अच्छे थे। आजकल तो राइफल भी इतनी अच्छी नहीं जितना वो डंडा था। कम से कम सांप का शिकार किया जा सकता है, राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था जो उसका डंडा था। अब हम स्मृति के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। देखिए, पहला है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? जब लेखक झरबेरी से बेर तोड़ रहा था तभी एक आदमी ने पुकार कर कहा, तुम्हारे भाई बुला रहे हैं।
शीघ्र चले आओ। यह सुनकर लेखक घर की ओर लौटने लगा, पर लेखक के मन में भाई साहब की मार का डर था, इसलिए वह सहमा सहमा जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने उससे कौन सा कसूर हो गया। उसे आशंका थी कि कहीं बेर खाने के अपराध में उसकी पेशी न हो रही हो। यह अज्ञात डर से डरते डरते हुए घर में घुसा। लेखक को यह डर था, जब किसी ने, उस आदमी ने कहा कि तुम्हारा भाई बुला रहा था, उसको डर लग रहा था कि जब वह घर लौटेगा तो उसका भाई उसे डांटेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किस कारणवश उसका भाई डांटेगा, क्या उसने अपराध कर दिया है। मक, दूसरा देखिए, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? उत्तर, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली पूरी वानर टोली थी। उन बच्चों को पता था कि कुएं में सांप रहता है। लेखक ढेला फेंककर सांप से फुसकार करवा लेना बड़ा काम समझता था। बच्चों में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई थी। कुएं में ढेला फेंककर उसकी आवाज तथा उससे सुनने के बाद अपनी बोली सुनने की प्रतिध्वनि सुनने की लालसा उसके मन में रहती थी। जो ये मक्खनपुर पढ़ने जब बच्चे जाते थे तो वे कुएं में पत्थर डालते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस कुएं में सांप रहता है, और वो पत्थर डालते थे तो सांप आवाज निकालता, उस आवाज को सुनने के लिए। और एक जब कुएं में खाली कुआं होता है तो उसमें अगर बोलते हैं तो आवाज गूंजती है, तो उनकी यही लालसा रहती कि वह अपनी जो आवाज है उसको सुने और उस सांप की फुनकार को सुने। सांप ने फुफकार मारी या नहीं, ढीला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? यह घटना 1908 में घटी और लेखक ने इसे अपनी मां को 1915 में 7 साल बाद बताया था। उन्होंने इसे लिखा तो और विवाद में होगा, अतः यह पूरी घटना का स्मरण नहीं। लेखक ने जब ढेला उठाकर कुएं में सांप पर फेंका, तब टोपी में रखी चिट्ठियां कुएं में गिर गई। यह देखकर दोनों भाई घबरा गए और रोने लगे। लेखक को भाई की पिटाई का डर था। तब उन्हें माँ की गोद याद आ रही थी। अब वह और भी भयभीत हो गए थे। इस वजह से उन्हें यह बात याद नहीं कि सांप ने फुफकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं। जब चिट्ठियां कुएं में गिर जाती है तो उसे चिट्ठियां निकालनी थी, क्योंकि उसे अपने भाई का डर था। उस समय उससे इतना घबराया हुआ था कि उसे याद नहीं कि जो सांप था उसको ढेला लगा या नहीं, जो पत्थर मार रहा था वो लगा या नहीं, और सांप ने कोई फुफकार मारी थी। उसे सिर्फ वो चिट्ठियां बाहर निकालनी थी। किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? लेखक को चिट्ठियां बड़े भाई ने दी थी। डाकखाने जाते वक्त जैसे कुआं सामने आया, लेखक को ढेला उठाकर कुएं में सांप पर फेंका, तब टोपी में रखी चिट्ठियां कुएं में गिर गई। यह देखकर दोनों भाई घबरा गए और रोने लगे। लेखक को भाई की पिटाई का डर सताने लगा। अब वह और भी भयभीत हो गए थे। इस मनस्थिति में उसने कुएं से चिट्ठियां निकालने का निर्णय लिया। लेखक बहुत ही शरारती था। जब वे स्कूल में जाते थे तो सारे बच्चे मिलकर उस कुएं में जो पत्थर था वो भगाते थे, ताकि उस सांप को लगे और उसकी आवाज को सुन सके। लेकिन जब वो चिट्ठियां डालने जा रहे थे तब भी उसकी वो शरारत करने लगा, और उसने जब वो सांप पर ढेला फेंक रहा था तो उसकी टोपी में रखी हुई चिट्ठियां भी कुएं में गिर गई और वह घबरा गया। इसलिए उन्होंने चिट्ठी को निकालने का निर्णय किया, भाई के डर से। सांप का ध्यान बांटने के लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? सांप का ध्यान बांटने के लिए लेखक ने निम्नलिखित युक्तियां अपनाई। उसने डंडे से सांप को दबाने का ख्याल छोड़ दिया। उसने सांप का फन पीछे होते ही अपना डंडा चिट्ठियों की ओर कर दिया और लिफाफा उठाने की चेष्टा की। डंडा लेखक की ओर खींच आने से सांप का आसन बदल गया और लेखक ने तुरंत लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिया और उन्हें अपनी धोती के छोर में बांध लिया। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। चिट्ठियां सूखे कुएं में गिर पड़ी थी। कुएं में सांप था। कुएं में उतरकर चिट्ठियां लाना बड़ा ही साहस का कार्य था। लेखक ने इस चुनौती का स्वीकार किया और लेखक ने 6 धोतियों को जोड़कर डंडा बांधा और एक सिरे को कुएं में डालकर उसके दूसरे सिरे को कुएं के चारों ओर घुमाने के बाद गांठ लगाकर अपने छोटे भाई को पकड़ा दिया। लेखक इसी धोती के सहारे कुएं में उतरा। जब वह धरातल के 4-5 गज ऊपर था, उसने सांप को फन फैलाए देखा। वह कुछ हाथ ऊपर धोती को पकड़े लटका रहा, ताकि उससे आक्रमण से बच जाए। सांप को धोती पर लटक कर मारना संभव नहीं था।
और डंडा चलाने के लिए पर्याप्त का जगह नहीं थी। उसने डंडे से चींटियों को खिसकाने का प्रयास किया कि सांप डंडे से चिपक गया। सांप का पिछला हिस्सा लेखक के हाथ को छू गया। लेखक ने डंडा फेंक दिया। डंडा लेखक की ओर खिंच आने से सांप का आसन बदल गया और लेखक ने तुरंत लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिया और उन्हें अपनी धोती के छोर में बांध लिया। इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? तो इस पाठ को पढ़ने के बाद निम्नलिखित बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। बच्चे झरबेरी के बेर तोड़कर खाने का आनंद लेते थे। स्कूल जाते समय रास्ते में शरारतें करते थे। कठिन और जोखिमपूर्ण कार्य करते थे। जानवरों एवं जीव जंतुओं को तंग करते थे। कुएं में ढेला फेंककर खुश होते हैं। माली से छिपकर फल तोड़ना पसंद करते हैं। गलत काम करने के बाद सजा मिलने से डरते हैं। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी-कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इस कथन का आशय है कि मनुष्य हर स्थिति से निपटने के लिए तरह तरह के अनुमान लगाता है और भावी योजनाएं बनाता है, परंतु उसकी सारी योजनाएं सफल नहीं होती और उसे कभी सफलता मिलती है तो कभी विफलता। इससे कई बार मनुष्य निराश हो जाता है। इस पाठ के लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने के लिए तरह तरह के अनुमान लगाए, योजना बनाई, उसमें फेरबदल भी करना पड़ा, अंततः उसे सफलता मिलती है। इसमें लेखक बता रहे हैं, जब वह कुएं में जब चिट्ठी निकालने जाता है तो उससे पहले अलग योजनाएं बनाता है, लेकिन जब अंदर कुएं के अंदर जाता है तो सारी सिचुएशन सारी बदल जाती है, तो उसे उसी टाइम पे निष्कर्ष लेता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। मनुष्य तो कर्म करता है, उसे फल देने का काम ईश्वर करता है। मन चाहे फल को पाना मनुष्य के बस में के बात नहीं है, यह तो उस शक्ति पर निर्भर करता है जो फल देती है। इस पाठ के लेखक ने कुएं से चिट्ठी निकालने के तरह तरह के अनुमान लगाए, योजनाएं बनाई, उसमें फेरबदल भी करना पड़ा, अतः उसे सफलता मिलती है। गीता में भी कर्म के महत्व को दर्शाया गया है।